हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिसंबर की इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स का ये पार्ट 3 वीडियो है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा वीडियो। बहुत कुछ डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले के। देखते हैं पहली हैपनिंग। जीका हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन ओडीए लोन ऑफ 400 बिलियन जापानीज येन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है। ये जो है 400 बिलियन जापानीज येन का जो है वो इसने एक लोन प्रोवाइड कराया है। 400 बिलियन का मतलब हो गया आपका 22,627 करोड़ रुपए का जो है वो लोन प्रोवाइड करा रही है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए एक हाई स्पीड रेल जो है वो चलाई जाएगी, जिसके लिए 400 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया है। एक ओडीए लोन यानी कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन है। इसका पर्पस जो है देने का, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक लोन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है। जापान बेसिकली ये एक तरह की बुलेट ट्रेन है जो मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। और जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती है उसका नाम होता है शिनकेनसेन। शिनकेनसेन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अब प्रोवाइड कराएगा जापान। जापान जो है वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में जो है वो तरीके से टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप करेगा, जिसके बेसिस पर ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है वो वर्क करेगा। ठीक है। तो इसके बारे में ये जान लेते हैं कि ये मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क था, इसको 2017 में हमारे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी और जो जापान के जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रहे थे शिंजो अबे, उस टाइम पे ये अलाइव थे शिंजो अबे, उन्होंने इस टाइम पे इसे जो है वो लॉन्च किया था। और इसकी जो टोटल लेंथ है, वो लेंथ जो है वो 508 किलोमीटर की लेंथ है। इस 508 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बनाया जाएगा, जिसमें करीब 14 स्टेशन होंगे टोटल मिला, करीब नहीं 14 स्टेशन होंगे टोटल मिला के, जिसमें 8 स्टेशन जो होंगे वो गुजरात के होंगे और 4 स्टेशन जो होंगे वो महाराष्ट्र के होंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी जापान के बारे में। तो जापान के बारे में बात करें तो जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जापान में अभी कुछ रेटिंग्स आई थी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड रेटिंग्स आई थी, जिसमें जापान की जो एक निप्पॉन कंपनी है, जापान की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसको वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कहा गया है। थर्ड की लार्जेस्ट रही है, थर्ड लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड की। पहले नंबर पर जो है वो आलियांज है जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। ये फर्स्ट रैंकिंग है इसकी, इसको फर्स्ट नंबर पे मिला है। और दूसरे नंबर पे जो है वो चाइनीज़ इंश्योरेंस कंपनी है, चाइना इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि जिसको रैंकिंग सेकंड मिली है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अलावा जो है वो जापान का एक नगोया सिटी है, जापान का नगोया सिटी है। ये जो है वो 2026 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे उनको ये होस्ट करेगा। इसके अलावा अभी जो है वो जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने जो था वो मिलकर जो है वो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करा था। और जिसको जीता था जर्मनी ने, जर्मनी ने जो था वो हराया कैसे था, सर्बिया को हराया था। सर्बिया को हरा के जर्मनी ने जो था वो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और इसी की अगर हम बात कर रहे थे मुंबई अहमदाबाद की, तो इस पे जो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी, यानी जो ये रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, इस पे जो ट्रेन चलेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड जो बताई गई है वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव करेगी। जो कि अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 508 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये मुंबई से अहमदाबाद का जो कवर करेगी, और 320 की स्पीड से अगर वो चलेगी तो किस हिसाब से जो है वो कितने डिस्टेंस में वो कवर कर लेगी 508 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है। तो देखते हैं अगला कौन सा हमारे पास करंट अफेयर आता है। अंगोला हैज अनाउंस्ड टू लीव द ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अंगोला ने जो है वो ये अनाउंस करा है कि वो ओपेक छोड़ रहा है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, उसमें अंगोला एक मेंबर कंट्री था, और ये इसने लीव करने का अनाउंस कर दिया कि अब ये ओपेक का मेंबर नहीं रहेगा। इसने ज्वाइन जो किया था वो 2007 में इसने ज्वाइन किया था ओपेक को। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अंगोला बेसिकली जो है वो अफ्रीकन को, हमारा जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे आता है। आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप वहाँ पे अंगोला कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। 2007 में इसने ज्वाइन किया था, और 2023 में ये जो है इसने बात कर दी है। 2023 नहीं, 2024 स्टार्टिंग में, तो जनवरी 2024 में जो है ये इसे छोड़ देगा। यानी करीब 16 साल ही मेंबर रहा इसका, और ये 16 साल बाद जो है वो ओपेक को छोड़ने की इसने अनाउंसमेंट कर दिया है। छोड़ने की रीज़न ये रही कि जो इसके जो लीडर कंट्रीज बेसिकली कहा जाए, जो ओपेक जो था इसको 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था 1960 में। 1960 में बगदाद में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ऐसा बगदाद डिक्लेरेशन के नाम से। वहाँ पर 5 कंट्रीज़ कौन सी थी? ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया है और वेनेजुएला। ये लीडर कंट्रीज हैं। इन पांचों के द्वारा जो था वो ओपेक का जो है वो संगठन किया गया था, ओपेक को जो है एस्टैब्लिश करा गया था। और इसमें सऊदी अरेबिया का जो है वो प्रेशराइज कर रहा है अंगोला कंट्री के ऊपर कि वो अपना जो क्रूड ऑयल का जो आउटपुट है उसको रिड्यूस करे। लेकिन बेसिकली अंगोला की जो कंडीशन है वो अंगोला की बेसिकली जो है अंगोला पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसने रिफ्यूज़ करने से मना कर दिया। और उसके बाद इसने जब इनको प्रेशराइज करा गया तो अंगोला ने जो है वो क्विट कर लिया कि वो अब ओपेक का मेंबर नहीं रहेगा। अंगोला ये इकलौता कंट्री नहीं है, इससे पहले जो है वो इंडोनेशिया ने भी जो है वो क्विट कर दिया था।
इंडोनेशिया ने भी क्विट कर दिया है ओपेक को, इक्वाडोर ने अभी रिसेंटली इसको क्विट कर दिया है, और इवन जो है वो कुवैत ने भी, सॉरी नहीं कुवैत नहीं, कतर, कतर भी इसको क्विट कर चुका है। तो ये अंगोला जो है वो कोई पहला कंट्री नहीं है, इससे पहले भी 3 कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने इस ओपेक को छोड़ दिया है। अब अंगोला ने जब ये छोड़ दिया है तो अब जो है वो 12 मेंबर हैं ओपेक में। ओपेक के जो हैं वो इस समय 12 मेंबर हैं रिसेंटली अंगोला के छोड़ने के बाद। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM launched the project प्रयास in India in collaboration with ICWA। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जो है वो एक प्रोजेक्ट प्रयास नाम का लॉन्च किया है। प्रयास की फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। इसको आप याद कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस ये है कि जो हमारे जो यूथ हैं और जो यूथ हैं वो इनको आसानी से, और जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं इनको आसानी से जॉब प्रोवाइड हो सके, अगर अब्रॉड में ही जॉब फाइंड कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो अच्छे कॉलेजेस हैं अब्रॉड में वहाँ पर एडमिशन मिल सके, एक अच्छा लाइफ वहाँ पे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड हो सके। इसलिए जो है वो ये प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो लॉन्च करा है कोलैबोरेशन में मिलकर ICWA के साथ। ठीक है, इसमें IOM यानी कि जो IOM है यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये जो है वो इसका UN ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक UN का यूनाइटेड नेशन का इसका ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा जो ICWA है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ये जो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में जिसके मिनिस्टर हैं S जयशंकर। IOM ने जो है वो सपोर्ट करा, IOM जो है वो पार्टनरशिप का पार्टनर इसने करी है, जो कि UN का ऑर्गेनाइजेशन है। इसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है ताकि इस प्रोजेक्ट प्रयास को जो है वो प्रमोट करा जा सके प्रॉपर तरीके से। बात करें अगर हम IOM की, तो IOM का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। IOM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा में है। और इसकी बात करें ICWA की, ICWA ये 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट की बात करें, अगर ICWA के जो प्रेसिडेंट की बात करें, वो हमेशा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया में। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, जो वो प्रेसिडेंट हैं किसके? ICWA के। और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं S जयशंकर, ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ICWA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ICWA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी इंडिया का नाम एक जगह पे और भी आया था कि इंडिया में, अब सब इंडिया में जो है वो रेमिटेंस की बात हुई, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है। कितना हुआ है? 125 बिलियन का हुआ है, जिसके बारे में मैंने दिसंबर हैपनिंग्स के पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Amazon India has signed an agreement with Indian Coast Guard to provide access service personnel with work opportunities। जो ये Amazon India है कि ई-कॉमर्स है, इसने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एक्स सर्विस पर्सनल हैं उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, अब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन है, और तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है और एक टैलेंट है, तो उनको काम दिया जाएगा क्योंकि उनकी एक सफिशिएंट एज होती है कि वो उसमें वर्क कर सकते हैं। तो बात करें ICG की जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 फरवरी को 1977 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में के अंडर में काम करती है, और प्रेजेंट में जो है वो राकेश पाल जो हैं वो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ICG के। ICG ने जो है वो रिसेंटली अभी एक एक्सरसाइज करी है, नेट पोलर एक्स नाम की एक एक्सरसाइज करी है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज थी जो हुई थी गुजरात के वाडिनार कोस्ट पर, गुजरात के वाडिनार कोस्ट पर, वहाँ पर हुई थी। इसके अलावा ICG ने जो है अभी 2 शिप्स भी जो हैं वो डीकमीशन करे हैं। कौन से हैं? ICGS समर और ICGS संग्राम। इन दोनों को ही जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है वो मैन्युफैक्चर किया था। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अवार्ड से है। रुई जियांग जेंग हैज़ बीन अवार्डेड शस्त्र रामराजम प्राइज फॉर 2023। शस्त्र रामराजम प्राइज जो है वो अभी दिया गया है और रुई जियांग जेंग को। और ये जो इनको जो प्राइज़ मिला है, ये जो मैथमेटिशियन डे हमारा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 दिसंबर को जो है, जो कि जो हमारे मैथमेटिशियन हैं इंडिया का रामानुजम, उनका बर्थ डेट है 22 दिसंबर। तो उस दिन हम नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली जो है, ये रुई जियांग जो है वो बेसिकली जो है वो चाइनीज़ पर्सन है। ये बेसिकली जो है वो चाइना से हैं, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो है वो ये एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो ये अवार्ड जो है कौन देता है? ये अवार्ड देता है शस्त्र यूनिवर्सिटी इसको देती है। और शस्त्र की फुल फॉर्म भी है जिसका नाम है शानमुगम आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी।
इसकी फुल फॉर्म है, ये इस अवार्ड को देती है। और ये अवार्ड जो है वो 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसमें $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है और ये उन पर्सन को दिया जाता है जिनकी एज लेस देन 32 ईयर्स होती है। इनकी लेस देन 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल से कम की एज, लेस देन 32 ईयर्स की एज में। बात करें अगर इसमें जो ये शस्त्र अकेडमी है, शस्त्र अकेडमी जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ पर? इंडिया में शस्त्र अकेडमी। तो जो शस्त्र अकेडमी है, ये शस्त्र अकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? ये है कुंभकोणम में, कुंभकोणम, जो कि तमिलनाडु में है। ये जगह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रामानुजम जो हमारे मैथमेटिशियंस है, फेमस मैथमेटिशियन थे, उनकी यहाँ पर डेथ हुई थी, यहाँ पर डाइड हुए थे वो। ठीक है, और ये इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? इनका बर्थ हुआ था एरोड में। एरोड में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ हुई थी कुंभकोणम में। तो वहाँ पर ये अकेडमी है, शस्त्र अकेडमी। और ये शस्त्र अकेडमी जो थी, यूनिवर्सिटी जो थी, वो 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रामानुजम का जो नंबर है वो 1729 एक फेमस नंबर है। 1729 जो है वो इनका एक फेमस नंबर है, कुछ इसकी यूनिक फैक्ट की वजह से। वो कभी डिस्कस करा जाएगा बाद में। चलिए देखते हैं अगला हमारा न्यूज़ कौन सा है। Karnataka state government has launched the Yuva Nidhi scheme to provide monthly allowance to unemployed youth of the state। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च करी है स्कीम, इसका नाम है युवा निधि, जो जिसमें जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि स्टेट के जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको एक तरीके का अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें जो अमाउंट दिया जाएगा वो 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा उनको जो ग्रेजुएट हैं, और 1,500 रुपये महीना दिया जाएगा जो डिप्लोमा होल्डर हैं। इस पर कुल मिला के टोटल 250 करोड़ रुपए सरकार जो है वो खर्चा करेगी और मनी पैसा जो है वो इनके सीधे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही जानने के लिए काफ़ी है। देखते हैं अगला न्यूज़ हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ 2023 वॉज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। 8वां इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ जो है वो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है और इसकी थीम थी इकोनॉमी वेज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ IONS मेंबर स्टेट। ये क्या चीज़ है? इसको कंडक्ट करा था नेवी ने, थाईलैंड की जो नेवी है, कंडक्टेड बाय नेवी ऑफ थाईलैंड, कंडक्टेड बाय नेवी ऑफ थाईलैंड, इसने इसे कंडक्ट कराया था। इसमें इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट करा था? जो हमारे नेवल चीफ हैं आर हरी कुमार, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और बात करें IONS की, तो IONS का इस समय प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? इस समय प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है थाईलैंड। इस समय प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो थाईलैंड है और इसकी चेयरमैनशिप रहेगी कब से कब तक? इसकी चेयरमैनशिप जो है वो 2023 से 2025 तक रहेगी, यानी कि 3 साल तक इसकी चेयरमैनशिप रहेगी। और उसके बाद इंडिया रहेगा, इंडिया चेयरमैन बनेगा कब? इंडिया चेयरमैन बनेगा 2025 से 2027 तक। थाईलैंड से पहले कौन था? थाईलैंड से पहले जो था वो फ्रांस था, 2021 से 2023 तक ये इसका मेंबर था। बात करें अगर IONS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो IONS जो था वो 2008 में आया था, 2008 में ये क्रिएट करा गया था, सिर्फ जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए। कहाँ, किस चीज़ के लिए? मैरीटाइम कोऑपरेशन बना के रखने के लिए। कहाँ पर? तो ये इंडियन ओशियंस जो है इनसे से बॉर्डर कई सारे कंट्रीज़ लगाते हैं, तो उन सब के बीच में आपस में जो है वो एक मैरीटाइम कोऑपरेशन बना रहे, क्योंकि इंडियन ओशन का यूज़ जो है वो सारे इंडियन ओशंस को जो सराउंड करे हुए कंट्रीज़ हैं उनसे है। क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन ओशियन का यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी तरह से एक्सट्रैक्शन को लेके हो, फिशिंग को लेके हो, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो, उस चीज़ को लेके वो कंट्रीज़ जो होते हैं वो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उनके बीच में आपस में एक कोऑपरेशन बना रहे। इस एजेंडे के साथ जो है 2008 में IONS को जो है वो क्रिएट करा गया था। ठीक है। अच्छा, इस IONS में कितने कंट्रीज़ हैं? इस IONS में टोटल जो हैं वो 34 कंट्रीज़ हैं। अगर इनको स्प्लिट करा जाए तो इसमें स्प्लिट में जो है वो 25 जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं, 25 जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं और 9 जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। जो 9th ऑब्जर्वर कंट्री जो बना हुआ है वो बना है इस समय प्रेजेंट में हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जो है हम साउथ कोरिया भी कहते हैं। साउथ कोरिया ये इसका 9th ऑब्जर्वर कंट्री बना है और 25 जो है वो इसके मेंबर हैं। इसके साथ एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो नेवल चीफ थे आर हरी कुमार, इन्होंने जो था थाईलैंड में हमारा जो INS कदमत है, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, INS कदमत, उसको भी जाके विजिट किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि थाईलैंड में हमारा कौन सा शिप है जो है वो इस समय डिप्लॉय है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आर हरी कुमार नेवल चीफ ने जो है वो विजिट किया। तो INS कदमत जो है वो डिप्लॉयड है, जो अपनी सर्विसेज वहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वीरा मंगई इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अभी जो 6th एडिशन होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम का 2024 में, जो कि 19 से 31 जनवरी 19 से 31 जनवरी तक ये होगा और ये तमिलनाडु में होगा। ये
तमिलनाडु में होगा और तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा। मैं अभी इनके नाम बताऊंगा आपको, 4 शहरों में होगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था वो इससे पहले जो था वो कई जगह पर हो चुका है। दिल्ली में हो चुका है, दिल्ली है, पुणे है, गुवाहाटी है, पंचकुला में हो चुका है और भोपाल में हो चुका है। और इस बार छठा एडिशन जो होगा वो तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु के 4 शहर के नाम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर होगा। एक तो होगा ये चेन्नई में, चेन्नई के बाद एक त्रिची में होगा, एक मदुरई में होगा और कोयम्बटूर में होगा। तमिलनाडु के इन 4 शहरों में जो होंगे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। बात करनी है अगर इसकी हम, ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। बात करें अगर ये जो मैस्कॉट है, ये मैस्कॉट जो है वो एक रेप्लिका है किसका, तमिल क्वीन थी एक, तमिल क्वीन जिनका नाम था वीरा, जो वीरा मंगई नाम दिया गया है, जो वीरा मंगई दिया गया है वो तमिल की एक क्वीन थी जिनका नाम था रानी वेलु नचियार। इनको तमिलनाडु के लोग प्यार से जो थे वो वीरा मंगई कहा करते थे। यानी कि वीरा मंगई को तमिलनाडु में ब्रेव वुमेन अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसे, तो ब्रेव वुमेन। तो वीरा मंगई के की रेप्लिका वीरा मंगई जो है वो नाम दिया, जो बेसिकली निकनेम है रानी वेलु नचियार का। ये जो थी प्रिंसेस थी कहाँ की, रामनाथपुरम की, रामनाथपुरम जो रामनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ की ये रानी थी, क्वीन थी। और ये पहली क्वीन थी, पहली इंडियन क्वीन थी, फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए उनकी याद में वीरा मंगई नाम को जो है वो ऑफिशियल मैस्कॉट घोषित करा है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का। अच्छा, रामनाथपुरम की बात हुई थी, तो रामनाथपुरम जो है वो बेसिकली अभी न्यूज़ में आया था कि ये बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इसको मिला है। हमारा वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट होता है, तो जो वर्ल्ड फिशरीज डे हुआ था वो हमारा 21 नवंबर को, 21 नवंबर को जो वर्ल्ड फिशरीज डे हुआ था उसमें रामनाथपुरम को जो है वो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था। और इस बार जो है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है वो स्क्वैश को भी इंक्लूड करा गया है। स्क्वैश को पहली बार इसमें इंक्लूड करा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम में। यानी जो भी 5 एडिशन हुए थे उसमें स्क्वैश गेम नहीं था, 6th एडिशन में स्क्वैश गेम को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है। नेक्स्ट है अभी की, अभी हमने नेशनल फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया है 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को जो है वो बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह की। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो सेलिब्रेट करी जाती है नेशनल फार्मर्स डे के तौर पर। ये बेसिकली मेरठ में नूरपुर एक जगह है, वहाँ पे ये इनकी बर्थ प्लेस थी। और इस बार जो थीम रही नेशनल फार्मर्स डे की, डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ये इसकी थीम रही थी। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। नेक्स्ट, गोवा विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक IEW 2024। थीम है इसकी ड्राइविंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो है वो 6 to 9 फरवरी में होगा, यानी 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 को ये है वो सेलिब्रेट होगा। कहाँ पर सेलिब्रेट होगा, ONGC IPSHEM, ये एक जगह है। पूरा नाम इसका जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये पूरा इसका नाम है ONGC IPSHEM। यहाँ पर ये इंडिया एनर्जी वीक जो है वो सेकेंड एडिशन सेलिब्रेट होगा गोवा में। ये गोवा में ये जगह है ONGC की। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है FIPI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। ये काम किसके अंडर में करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करता है, के अंडर में काम करता है। जिसके मंत्री जी जो हैं, इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पहली बार कहाँ हुआ था ये इसका फर्स्ट एडिशन 2023 में बेंगलुरु में हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया था, PM नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इसे इनॉग्रेट किया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ कौन सा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड फास्ट रेलवे ट्रैक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन डिडवाना राजस्थान। राजस्थान के डिडवाना में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर डिवीजन में आता है, वहाँ पर जो है वो फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कब तक ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 2024 तक जो है वो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो जो भी फास्ट जो ट्रेन्स हैं उनका, जो भी हमारी जो भी फास्ट रेलवे ट्रेन्स हैं उन सबका ट्रायल जो होगा वो इसी ट्रैक पर होगा। ये 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, बिछाया जाएगा, जहाँ पर जो भी फास्ट ट्रेन्स होंगी उनका ट्रायल होगा, उनका चेकअप करा जाएगा किस तरह, जो भी कोई कमी रह जाती है तो उसको जो है यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ये जो है वो बेसिकली जो एक रेलवे स्टेशन है निवान सिटी में, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करी जा रही है। 60 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है और ये 2024 तक जो है वो सेटअप हो जाएगा, बन जाएगा। और 820 करोड़ रुपये, 820 करोड़ रुपये जो है वो इस पर खर्चा हो रहा है, 820 करोड़ रुपये का इस पर खर्चा हो रहा है A20 का। इसे डेवलप कौन करा रहा है, डेवलप करा रहा है RDSO यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको डेवलप करा रहा है। और इसको कंस्ट्रक्ट कौन कराएगा, कंस्ट्रक्ट कराएगा आप नॉर्थ
वेस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करा रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दिसंबर की हैपनिंग्स, और जिनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया डिटेल में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने इसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दिसंबर के एक और इम्पोर्टेंट हैपनिंग के वीडियो के साथ जल्द ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और